हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो चले शुरू करते हैं। मैं हूँ कबीर ख़ान और हम स्टार्ट लेंगे आज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से। तो सेक्शन 1 हम पढ़ेंगे शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल में अक्सर स्टैट्यूट का नाम होता है, तो इसका नाम है दिस एक्ट में वी कॉल द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। इसका नाम क्या है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। तो ये याद रखें, लागेट में ये एमसीक्यूज आपके लिए आ सकते हैं। जो लोग लागेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये अंडरलाइन कर अपने साथ याद रखें। लोकल एक्सटेंट की बात अगर करें, लोकल एक्सटेंट क्या क्या होता है? एक्सटेंट मतलब एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ स्टैट्यूट। ये स्टैट्यूट कहाँ तक एप्लीकेबल है? तो एट एक्सटेंस टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ये सारे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। कमेंसमेंट की बात की जाए मतलब कब ये बना है, एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मई 1877। तो 1877 में ये बना है और मई के फर्स्ट डे पे ये इन्फोर्स हो चुका है। तो 1 मई 1877 पे ये इन्फोर्स हो चुका है और ये इसकी कमेंसमेंट भी है और इन्फोर्स डेट भी यही है। तो ये डेट भी आप याद रखिए, लॉगेट के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 2 रिपील हो गई है। सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लास है। इंटरप्रिटेशन क्लास का मतलब ये है कि ये जो टर्म्स आएंगे आगे तो इसका क्या मतलब है, बार बार तो कोई ये रिपीट नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको एक बार रिपीट किया गया है। अब इसको इस तरह पढ़ना है, इन दिस एक्ट ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ। इस एक्ट में ऑब्लिगेशन का मतलब है कि हर वो ड्यूटी जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है उसको हम ऑब्लिगेशन कहते हैं। ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट इंक्लूड्स एवरी स्पीशीज ऑफ एक्सप्रेस एम्प्लॉयड और कंस्ट्रक्टिव फिड्यूशरी ओनरशिप। ट्रस्ट की बात करें तो हर वो एक्सप्रेस एम्प्लॉयड या कंस्ट्रक्टिव फिड्यूशरी रिलेशनशिप को कहेंगे। तो इसकी मतलब 3 टाइप हो गए, एक्सप्रेस, एम्प्लॉयड और कंस्ट्रक्टिव फिड्यूशरी ओनरशिप। आगे आएगा तो हम इसको डिस्कस कर। इस तरह ट्रस्टी को डिफाइन किया गया कि पहले तो कहा कि ट्रस्ट क्या है। तो ट्रस्ट एक्सप्रेस हो सकता है, एम्प्लॉयडली हो सकता है या कंस्ट्रक्टिव फिड्यूशरी ओनरशिप होता है। इसको समझने के लिए आप आगे कमेंट्स पढ़ सकते हैं और इलस्ट्रेशन भी साथ पढ़े तो और समझ आ जाएगी कि ट्रस्ट क्या होता है। अब मज़ीद नहीं कि मज़ीद कुछ इसके बारे में कह नहीं सकते, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। दूसरी है ट्रस्टी। ट्रस्टी क्या है? इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग, हर वो पर्सन जो होल्ड करता है एक्सप्रेसली, या तो एक्सप्रेसली होल्ड करता है बाय इम्प्लीकेशन, या इम्प्लाइडली होल्ड करता है, और कंस्ट्रक्टिवली या कंस्ट्रक्टिवली होल्ड करता है। क्या होल्ड करता है? फिड्यूशरी करेक्टर। एक फिड्यूशरी का मतलब है इतिमाद से रिलेटेड होता है, ट्रस्ट से रिलेटेड होता है। तो वो करेक्टर करता है, रिलेट करता है, तो उसको हम ट्रस्ट कहते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था कि इसको इस तरह पढ़ना है, इन दिस क्लास इन दिस एक्ट, और फिर मैंने इसकी जो तारीफ़ें दी गई है वो की है। लेकिन ये क्या कह रहा है? अनलेस देयर बी समथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह के अक्सर स्टैट्यूट में ये बात हमको मिलने को देखने को मिलती है, तो इस पे आप गौर करें। ये कह रहा है कि जनरली ये टर्म होंगे, जब ये टर्म्स आएंगे तो हम इसकी यही माने लेंगे जो यह इस्तेमाल हो गई है। लेकिन अगर इसके मुखालिफ, इसके बरअक्स उस सब्जेक्ट या कॉन्टेक्स्ट में उसकी कोई और मानी है तो फिर हम उस माने को लेंगे, मतलब इस माने को फिर हम नहीं लेंगे। जनरली ये इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर कोई और सब्जेक्ट है या कॉन्टेक्स्ट है उसमें इस लफ्ज़ को किसी और तरह से डिफाइन किया गया हो तो फिर हम उसके माने लेंगे। इस तरह फिर ट्रस्ट के डिफरेंट काइंड्स है। पब्लिक ट्रस्ट होता है, प्राइवेट ट्रस्ट होता है, बाय एक्ट अथॉरिटीज़ होता है जैसे कि एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड हो गया, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है,
तो ये ट्रस्ट के फिर काइंड्स है कि आप फिर पढ़ा, फिर इसके रिक्विजिट है कि इसकी ऑब्जेक्ट जो है लापुल होनी चाहिए। बाज़ औक़ात में इसकी राइटिंग में होना ज़रूरी है, सर्टेनिटी हो इसमें, इसकी सब्जेक्ट मैटर में, मतलब कोई सर्टेन चीज़ उसके बारे में आप ट्रस्ट कर रहे हो। ऑब्जेक्ट जो जिस मकसद के लिए आप ट्रस्ट कर रहे हो वो लापुल हो, इंटेंशंस हो, इस तरह ये इसकी कुछ रिक्विजिट है। फिर ये कह रहा है कि सेटलमेंट डिफ़ाइन किया है कि सेटलमेंट क्या होगा, आप ख़ुद देख लें। फिर कह रहा है कि वर्ड्स डिफ़ाइन इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो वर्ड्स डिफ़ाइन किए गए हैं और वो वर्ड्स यहाँ भी इस्तेमाल किए गए हैं, तो हम उन वर्ड्स की मीनिंग ऐसे लेंगे जैसे इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस्तेमाल हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर एग्रीमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसकी डेफिनेशन यहाँ नहीं दी गई है, तो हम फिर इसकी डेफिनेशन कहाँ ढूंढेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जहाँ इसको डिफ़ाइन किया गया है। फिर हम आते हैं सेक्शन 4 पे, सेविंग क्लास। सेविंग क्लास का मतलब ये एक्सेप्शन क्लास है। एक्सेप्ट योर इट इज़ हियर एंड अदरवाइज एक्सप्रेसली इनेक्टेड, कह रहा है कि अगर एक्सप्रेसली इस एक्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दिए गए हैं ऐसे बातें तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज जनरल रूल ये है नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड, के इस एक्ट का मतलब ये नहीं है, मतलब ये एक्ट प्रोवाइड नहीं करेगा जनरली, लेकिन अगर स्पेशली इनेक्ट किया गया है तो फिर ठीक है। क्या प्रोवाइड नहीं करेगा? टू गिव एनी राइट टू रिलीफ एंड रिस्पेक्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट विच इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कह रहा है कि अगर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उसके रिस्पेक्ट में जो राइट्स बनते हैं या रिलीफ बनते हैं वो आप स्पेसिफिक रिलीफ अंडर स्पेसिफिक रिलीफ के तहत उसको नहीं मांग सकते। तो कहने का मतलब ये है कि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होनी चाहिए। अगर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो इसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत। अब एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है उसमें क्या होनी चाहिए, अपर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए। ये इसको ऐसा ना हो जिसको लॉ ने स्पेसिफिकली डिक्लेयर किया हो वाइड, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। और ना ये क्लास जो है वाइडेबल एग्रीमेंट पे एप्लीकेबल है, क्योंकि वाइडेबल एग्रीमेंट इज दैट एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय द विश ऑफ द पार्टीज, जिसका मतलब जिसके कंसर्न फ्री नहीं था और उसके साथ फॉर एग्जांपल फ्रॉड हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वाइडेबल कहते हैं और वो उसी बंदे की विश पे फिर इन्फोर्सेबल है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं वो उसके रिस्पेक्ट में आप कोई राइट क्लेम नहीं कर सकते। फिर 2 कह रहा है कि टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीव अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है कि ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट किसी बंदे को उन राइट से महरूम नहीं करेगा जो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अवेलेबल है, लेकिन इसको कि इसने ये कहा अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को मना कर सकता है, मतलब अदालत इनकार कर सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक बंदा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांगता है और साथ में डैमेजेस भी मांगता है, तो अदालत ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से इनकार कर दिया, लेकिन अदालत उसकी डैमेजेस के राइट से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि डैमेजेस का वो जो राइट है वो उसको अंडर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। सेक्शन 29 इसी एक्ट के कहते हैं कि जब आप के पास रेमेडीज़ है तो आपको एक ही सूट में उसको मांगना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहे हैं, इसके साथ आप डैमेजेस भी मांगे, लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगी और वो डिसमिस हो गई तो फिर उसी बुनियाद पे आप डैमेजेस क्लेम भी नहीं कर सकते। और सी के राइट टू इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट और डॉक्यूमेंट। रजिस्ट्रेशन एक्ट या किसी डॉक्यूमेंट के ऑपरेशन को ये इफेक्ट नहीं करेगा, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट या किसी डॉक्यूमेंट के ऑपरेशन को मुतासिर नहीं करेगा। जैसे कि सेक्शन 17 स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन एक्ट ये कह रहा है
उसमें एक लिस्ट दिया गया है कि इन डॉक्यूमेंट्स का रजिस्टर होना लाजमी है। तो अगर वो लाजमी नहीं, वो आपने उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं की, तो फिर सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आप उस डॉक्यूमेंट के तहत कोई राइट क्लेम नहीं कर सकते, तो उसकी ऑपरेशन बरकरार रहेगी। इसी तरह अगर हम कानून शहादत के आर्टिकल 17 को पढ़ते हैं और उसमें ये है कि जब आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको राइटिंग में होने चाहिए और तो विटनेसेस होने चाहिए, तो उसकी जो अपनी ऑपरेशन है वो अपनी जगह होगी। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट